भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के अंतर्गत मन की अवस्थाओं की चर्चा हो रही है। मन की 5 अवस्थाओं में पहली अवस्था क्षिप्त अवस्था, दूसरी अवस्था मूढ़ अवस्था, तीसरी अवस्था विक्षिप्त अवस्था। मन की तीसरी अवस्था की चर्चा हम कर रहे हैं। विक्षिप्त अवस्था उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य एकाग्र होकर के अपने कर्तव्य कर्मों को करता है। उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए बीच में आवश्यकता पड़ने पर अन्य कार्यों को भी करता है। विक्षिप्त अवस्था लौकिक व्यवहारों को करते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करना होता है। यदि अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर अन्य कार्यों को नहीं करता है तो लोक में व्यवहार समुचित रूप में नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी बैठ करके अध्ययन कर रहा हो, बीच में घर में कोई आ जाए, घर के अन्य सदस्य घर में ना हो और विद्यार्थी अपना अध्ययन कर रहा है, बाहर से बेल बजा, घंटी बजी और वो अध्ययन में तल्लीन है, एकाग्र होकर के पढ़ रहा है। तो एकाग्र होकर के पढ़ना आवश्यक है, मन को पढ़ाई में लगाना आवश्यक है, परंतु बीच में घंटी बजी, आवश्यक कार्य आ गया बीच में, तो अपने मन को उस अध्ययन में से हटा करके उस आवश्यक कार्य को करना होगा। यदि ऐसा नहीं करता है तो लोक में रहते हुए लौकिक व्यवहारों को समुचित रूप में न करने से व्यक्ति व्यवहारिक नहीं बन पाता है। क्योंकि लोक में बहुत सारे कार्यों को हमें करना होता है और सबके साथ में जितने भी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं उन सबके साथ में उसका व्यवहार मधुर होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए और उपकारमय होना चाहिए। मेरे द्वारा अन्यों का भी उपकार हो, दूसरों को लाभ मिले। मेरा स्वयं का लाभ तो मिले ही मिले, मेरी उन्नति हो, मेरा कल्याण हो, मैं आगे बढ़ूं, बहुत ऊंचा जाऊं, लेकिन उसके साथ साथ में अन्यों का भी उपकार होना चाहिए। दूसरों के उपकार किए बिना स्वयं का उपकार कभी नहीं हो सकता। इसलिए स्वयं के उपकार को करते हुए दूसरों का भी उपकार करना होता है। इसलिए लोक में रहते हुए
जिन कार्यों को हम करते हैं उन कार्यों को करते हुए बीच में आवश्यकता पड़ने पर अन्यों के कार्यों को भी करना पड़ता है, उसी के लिए यह विक्षिप्त अवस्था है। यानी विक्षिप्त अवस्था का प्रयोग पूरे व्यवहार काल में किया जाता है। इस विक्षिप्त अवस्था का प्रयोग ध्यान के काल में नहीं किया जाता है, यह व्यवहार काल के लिए है। तो व्यवहार काल में अपने कर्तव्यों को करते हुए व्यक्ति आगे बढ़ता है, और जब अपने कर्तव्यों को करता है, उन अपने कर्तव्यों को करते हुए मन को एकाग्र करना पड़ता है। जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य में अपने मन को लगाना पड़ता है और उत्तम रीति से उस कार्य को करना होता है, एकाग्र होकर के करना होता है। यदि ऐसा नहीं करता है, उसका कार्य संपन्न उस रूप में नहीं हो पाएगा जिस रूप में वो व्यक्ति स्वयं चाहता है। जैसी उपलब्धि उस कार्य से वो प्राप्त करना चाहता है, वैसी उपलब्धि उसे नहीं होती है। वैसी उपलब्धि करने के लिए व्यक्ति को तल्लीन होकर के मन को पूरा लगा करके उस कार्य को करना है। जब उस कार्य को करता हुआ बीच में आवश्यकता पड़ती है, वो अनिवार्य है, उस स्थिति में बीच में उन कार्यों को भी करना होता है। जहां आवश्यकता नहीं है वहां पर वो व्यक्ति और कार्यों को करने लग जाए, तब उन्नति नहीं हो पाएगी। कोई घंटी नहीं बजी, कोई नहीं बुला रहा है, कोई विशेष कार्य बीच में इमरजेंसी का नहीं आया, आवश्यक कोई कार्य नहीं आया, फिर भी अपने मन को इधर उधर लगा रहा है। बाहर आवाज हो रही है, वैसी आवाज हो रही है, उसके साथ उस आवाज का कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही कोई शोर हो रहा है, ऐसे कोई लोग बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, यदि अध्ययन को छोड़ करके विद्यार्थी पढ़ाई को छोड़ करके अपने मन को उसमें लगा दे, क्या बात कर रहे हैं वो लोग, वे क्यों शोर हो रहा है, ये शोर करने वाले कौन है? अगर उन विषयों में मन को लगाएगा तो अध्ययन नहीं हो पाएगा। अथवा बाहर से कोई शोर नहीं है, कोई अड़चन नहीं आ रही है, कोई बाधा उपस्थित नहीं कर रहा है, कोई समस्या नहीं आई, कोई घटना नहीं घटी, लेकिन अंदर ही अंदर मन से जो पहले के विचार जो मन में बिठा के रखा है, जो स्मृतियां इकट्ठी की हुई है मन में, उनको उठा उठा करके उन पर विचार करने लगे तो अध्ययन नहीं हो पाएगा। मन को उन विचारों में ले जाए, पहले जो इकट्ठे किए हुए विचार हैं, जो स्मृति के रूप में मन के अंदर है, उन विचारों को अगर उठाने लगे, किसी को देखा उसकी स्मृति ले आए, कुछ खाया पिया उसकी स्मृति ले आए, यानी रूप रस गंध स्पर्श शब्द इन पांचों विषयों की स्मृति अगर ले आए और मन को उसमें लगाने, उसमें लगाकर उन्हीं विषयों में लगा रहे, तो अध्ययन छूट जाएगा उसका। अथवा किसी कार्य में लगा हुआ है और सोच किसी और के बारे में, किसी और के बारे में विचार चलाने लगे, तो वो कार्य वैसा नहीं हो पाएगा। करना था इस कार्य को और देख रहा है उसके लिए, जिस कार्य में लगा है, जिस काम में लगा है, उसमें मन न लगा करके जिस कार्य को नहीं करना है, जिस काम को नहीं करना है, उसके बारे में सोचने लग रहा है, तो भी सफलता नहीं मिल पाएगी। और अक्सर व्यक्ति ऐसा ही करने लगता है। असफलता के पीछे उसका एक कारण है, वो विक्षिप्त अवस्था के काल में क्षिप्त होने लगता है। विक्षिप्त अवस्था को लाकर के एकाग्र होकर के उन कार्यों को जब करना होता है, उन कार्यों को उस रूप में ना करके वो क्षिप्त होकर के चंचलता को लाकर के और चीजों में लग जाता है। तो विक्षिप्त अवस्था में चंचलता को बीच में लाएंगे तो ये कार्य संपन्न नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से विक्षिप्त अवस्था में रह करके जिस कार्य को संपन्न करना है और उस कार्य को संपन्न करते हुए मूढ़ अवस्था को ले आए, आलस्य करने लग जाए, तो भी वो कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। तो विक्षिप्त अवस्था में
विक्षिप्त को ही रखना है, ना वह मूढ़ अवस्था को लाना है, ना क्षिप्त अवस्था को लाना है। यानी ना चंचल होना है, ना मूढ़ होना है, केवल विक्षिप्त ही रहना है। तो उस विक्षिप्त अवस्था में रह करके संसार भर के समस्त कार्यों को व्यक्ति कर सकता है, उचित रूप में कर सकता है, एकाग्र होकर के कर सकता है। और उन कार्यों को, कर्तव्यों को करते हुए बीच में कोई बाधा उपस्थित हो रही है, कोई कठिनाई आ गई है, कोई समस्या उत्पन्न हो गई है, उनका भी उसका समाधान करना पड़ता है, उनको भी दूर करना पड़ता है। अगर उन समस्याओं को दूर नहीं करता, अपने ही काम में लगा रहता है, तो वो भी अनुचित हो पाएगा, अनुचित हो जाएगा। उसको स्वयं को लग सकता है कि मेरी उन्नति हो रही है, लेकिन जो समस्या आई है, जिस समस्या के कारण से उससे संबंधित लोगों की अवनति हो रही है, हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, और मेरे को क्या लेना उससे, मेरी तो उन्नति हो रही है। हो सकता है उस वक्त उसकी, उस समय की उन्नति हो रही होगी, लेकिन जिन लोगों के कारण से उसकी उन्नति हो रही थी, वो उन्नति आज हो रही है, लेकिन कल नहीं हो पाएगी, परसों नहीं हो पाएगी, आगे के लिए उसकी उन्नति रुक जाएगी। और आगे की उन्नति बहुत लंबी है, और आज की उन्नति बहुत छोटी सी है। वर्तमान में जो उन्नति हो रही है, वर्तमान में जो उसको लाभ मिल रहा है, तो वर्तमान का लाभ बहुत छोटा सा है, कम लाभ है। और आगे का जो लाभ है, भविष्य का जो लाभ है, वो बहुत लंबा है, इतना लंबा है उसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी तो सीमा है, आज की ही उन्नति है। तो आज की उन्नति को ध्यान में रख करके भविष्य की उन्नति को खोना नहीं है, उससे वंचित नहीं होना है। इसलिए जहां भी हम रहते हैं, जिन कार्यों को हम करते हैं, एकाग्रता से करते हुए, अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए करते हुए, औरों को भी हमें ध्यान रखना होता है। जिन लोगों के साथ हमारा संबंध है, जिन लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं, जिन लोगों के कारण से हमारी उन्नति हो रही है, उनका भी ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। वो मां हो सकती है, पिता हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं, संबंधी हो सकते हैं, आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, और समाज में जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, समाज के बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके साथ हमारा संबंध है, जिन लोगों के कारण से हमारी उन्नति हो रही है। न जाने कितने कार्य हम करते हैं और कितने लोग उन कार्यों से वो जुड़े हुए हैं। अगर वो कार्य हम संपन्न कर रहे हैं और जिनके कारण से संपन्न कर रहे हैं, जिन लोगों के सहयोग से उस कार्य को हम कर रहे हैं, उन लोगों पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए, उनकी भी उन्नति होनी चाहिए। जिस प्रकार मैं अपनी उन्नति उन लोगों के सहयोग से कर रहा हूं, उसी रूप में मेरे कारण से, मेरे सहयोग से उनकी भी उन्नति होनी चाहिए। केवल अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, औरों की उन्नति में भी हमें संतुष्ट होना चाहिए, औरों की उन्नति के लिए भी हमें सोचना है। इसी के लिए विक्षिप्त अवस्था है, और केवल इसी के लिए हमें प्रयोग करना है, यहीं पर करना है। जब तक जागृत अवस्था हमारी रहेगी, जब तक हम जागृत रहते हैं, जब तक हम संवेदनशील रहते हैं, जब तक हम कार्यों को कर रहे होते हैं, प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने पर्यंत, सोने तक, इस विक्षिप्त अवस्था में रह करके हम अपने प्रयोजन को पूरा जहां करेंगे, वहां दूसरों के प्रयोजन के लिए भी हमें सोचना है। इसको हम उपकार कहते हैं, परोपकार कहते हैं। उपकार किए बिना स्वयं का उपकार नहीं हो सकता। अन्यों का जो उपकार है, अन्यों के उपकार को भी हमें देखना होगा, दूसरों की उन्नति को भी ध्यान रखना होगा। उसी स्थिति में हम अपना उपकार कर पाएंगे, उसी स्थिति में हम अपनी उन्नति को आगे और बढ़ा पाएंगे। और जिस लाभ को हम लेना चाहते हैं, वो लाभ एक सीमित ना होकर के असीमित हो जाएगा, उसकी कोई सीमा नहीं रहेगा। लाभ की जो सीमा है वो बहुत व्यापक होती जाएगी, और इतनी व्यापक सीमा होती जाएगी, वहां पर अवधि नहीं रहेगी। और ऐसा ही लाभ हम चाहते हैं, न रुकने वाला लाभ चाहते हैं,
न समाप्त होने वाला लाभ चाहते हैं, निरंतर रहने वाले लाभ को चाहते हैं। अगर ऐसा लाभ हमको चाहिए तो हमें औरों पर भी ध्यान देना होगा। मैं जब अपने कार्य को बखूबी से, अच्छे ढंग से, विधि पूर्वक कर रहा हूं, उसको करना है, अपने कार्य पर पूरा संवेदनशील होना है। लेकिन जो हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, वो लोग यदि वैसे कार्यों को उस रूप में संपन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या करूं उसके लिए। यदि ऐसा हम विचार नहीं करते, उनके लिए सहयोग नहीं करते हैं, उनकी उन्नति के बारे में सोचते नहीं हैं, तब हम वहीं पर रह जाएंगे, उसी स्थिति में रहेंगे जिससे उन्नति जितनी होनी चाहिए उतनी उन्नति नहीं हो पाती है। और उतनी उन्नति नहीं हो पाती है, तब फिर हम एक सीमा तक उन्नति करके वहीं पर जाकर के रुक जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, वहीं पर स्थिर हो जाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और जिस उन्नति के लिए यह मनुष्य जीवन मिला है, जिस उन्नति के लिए मनुष्य शरीर मिला है, जिस उन्नति के लिए हम प्रातःकाल से लेकर के रात्रि तक मेहनत पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो व्यर्थ ना हो जाए। और उसके व्यर्थ ना होने के लिए हमें जो मेहनत करना है, हमें जो पुरुषार्थ करना है, ये ध्यान रखते हुए करना है। इस विक्षिप्त अवस्था का उचित रूप में प्रयोग करना है। विक्षिप्त अवस्था के बीच में क्षिप्त अवस्था को नहीं आने देना है। विक्षिप्त अवस्था के बीच में मूढ़ अवस्था को नहीं आने देना है। जिस वक्त, जिस समय हमें विक्षिप्त अवस्था में जाना है, उसी समय जाना है, जब चाहे तब नहीं जाना है। जब चाहे तब चंचलता को जीवन में नहीं लाना है, जब चाहे तब मूढ़ अवस्था को जीवन में नहीं लाना। जब लाना है उसी स्थिति में मूढ़ अवस्था को लाएंगे, उसी स्थिति में आलस्य करेंगे, उसी स्थिति में तंद्रा में जाएंगे, उसी स्थिति में निद्रा में जाएंगे। जब चाहे तब नहीं कर सकते। चंचल होना है, लेकिन विक्षिप्त अवस्था का प्रयोग करते हुए चंचल नहीं होना है। जब चंचल होना है तो उस कार्य के लिए होना है, उसी स्थिति में ही क्षिप्त अवस्था को लाना है, जिस स्थिति में जाकर के उस चंचलता से युक्त होकर के उस कार्य को हम संपन्न कर सकेंगे, उचित रूप में कर सकेंगे। इनका सम्मिश्रण जब हम करने लगते हैं, मूढ़ अवस्था का प्रयोग जब करना है, तब हम विक्षिप्त अवस्था को लाएं या क्षिप्त अवस्था को लाएं, या क्षिप्त अवस्था में हमको कुछ करना है, उस स्थिति में हम मूढ़ अवस्था को ले आए या विक्षिप्त अवस्था को ले आए, तो भी वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए इनका सम्मिश्रण हमको नहीं करना है, उनको उसी रूप में रखते हुए उसी रूप में कार्यों को करना है। इसलिए ये अवस्थाएं हैं, इन्हीं अवस्थाओं में रहते हुए हमको काम करना है। जैसे जिस विभाग में रहकर के जो व्यक्ति जिस विभाग का कार्य कर रहा होता है, वो उसी विभाग से संबंधित कार्य जब तक करता है तब तक वो कार्य संपन्न माना जाता है, उचित माना जाता है। उस विभाग को छोड़ करके दूसरे विभागों को करने लग जाता है बीच में, तो ना उस विभाग का कार्य उचित रूप में हो पाएगा, पूर्ण हो पाएगा, और विभागों के कार्य भी नहीं हो पाएंगे। ना वो कार्य हो पाएंगे, ना ये कार्य हो पाएंगे, बीच में लटकते हुए रहेंगे। तो इस रूप में ध्यान में रखते हुए हमको देखना है कि विक्षिप्त अवस्था का समुचित रूप में प्रयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना है, तभी जाकर के अपने प्रयोजन को हम पूरा कर सकते हैं। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।